गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने किया था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। फिर हमने डिफरेंस किया था उनके बीच में। फिर हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन बताया था आपको दो टाइप के होते हैं, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड शोइंग नेगेटिव डेविएशन। और उसमें एक छोटा सा डेफिनेशन आया था, एजियोट्रोप्स क्या होते हैं और एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं। तो कल मैंने आपको समझा दिया था, आज मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है, व्हाट आर एजियोट्रोप क्या होते हैं। तो एजियोट्रोप क्या है? एजियोट्रोप इज द डिफाइंड एज द लिक्विड मिक्सचर। ये क्या है? लिक्विड का मिक्सचर है विच बॉयल्स एट द सेम टेम्परेचर, जो एक ही टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करता है विदाउट एनी अंडरगोइंग चेंज इन इट्स कंपोजिशन। तो ऐसा लिक्विड का मिक्सचर, दो लिक्विड का मिक्सचर या तीन लिक्विड का मिक्सचर जो किसी एक ही टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करता हो और उसकी कंपोजिशन में चेंज ना आए, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रोप बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। इसको हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर ले लें 95.6% और 4.4% जो मिक्सचर होता है इथेनॉल और वाटर का, वो क्या बनता है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनता है। वो एक टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करता है। जनरली क्या होता है, मैंने कल भी आपको समझाया था, जब हम दो लिक्विड मिक्स करेंगे, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वो पहले बॉयल करता है और जिसका हाई होता है वो बाद में बॉयल करता है। बट एजियोट्रोपिक मिक्सचर में ऐसा होता है कि सिंगल लिक्विड बॉयल नहीं करते हैं, वो एज ए मिक्सचर ही बॉयल करते हैं किसी एक टेम्परेचर के ऊपर। तो उसी मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक जो है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है, 99% चांसेस रहते हैं कि आपको इसमें से क्वेश्चन आए। तो व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहले हम वो करेंगे। तो डेफिनेशन पे आते हैं, व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये वो प्रॉपर्टी है सोल्यूशन की जो किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कितने हैं। सोल्यूट अगर बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू चेंज होती जाए। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करे, जहां हम कह सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करे और इंडिपेंडेंट हो नेचर ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की कैसी नेचर है उसके ऊपर वो डिपेंड ना करे, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करे? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी सोल्यूशन की, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जो मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले आता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फिर आता है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, और फिर आता है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कोई नंबर नहीं, जहां मर्जी आगे पीछे लिख लो आप। टोटल हमने जो हमारे सिलेबस में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। तो व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? those properties of solution which depend upon the number of solute particles or are upon the molar concentration of solute and are independent of the nature of solute are known as colligative properties. The main colligative properties are कौन कौन सी है, इनके नाम मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पहले वो जानना जरूरी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की इंपॉर्टेंस क्या है कि हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके हम किसी सबस्टांस का जिसका हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं पता हो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन हम हर बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है 1 बाय 1 डिस्कस करनी है, और उसके बाद हम उसकी एप्लीकेशन बताएंगे कि कैसे उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम किसी सबस्टांस का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये ऑलरेडी हमारा कवर हो गया है, जो हमने किया है रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसी को हमने रिपीट करना है। बाद में हमने बता देना है कि ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। चलिए हम करते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे हम जानते हैं कि जब हम सोल्यूशन किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी सोल्यूशन की सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। अब सोल्यूट बिंग नॉन वोलेटाइल जो है वो वेपर में तो जाएगा, कन्वर्ट होगा नहीं, तो नंबर ऑफ वेपर जो है वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो कम हो जाता है। तो यही लिखा हुआ मैंने, वी नो दैट एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लोअर्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज non volatile solute particles also occupy surface of solution and being non volatile do not
हैव एस्केपिंग टेंडेंसी। अब सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल होने की वजह से उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी नहीं होती है एंड हेंस मेक्स नो कंट्रीब्यूशन टू वेपर प्रेशर। तो जो वेपर प्रेशर होगा सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा, सॉल्यूट की वजह से वेपर प्रेशर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। ये जो वेपर प्रेशर कम होता है जब हम क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसको हम लिखते हैं P नॉट A माइनस PA, वेयर P नॉट A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, और PA क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। एंड द टर्म P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A ऑब्टेन्ड बाय, ये टर्म कैसे मिली हमें, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हमने किससे डिवाइड किया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। द टर्म P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जहाँ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट is known as relative lowering in vapor pressure and is equal to the mole fraction of non-volatile solute। और ये किसके बराबर होती है, XB के बराबर होती है। XB क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन-वोलेटाइल सॉल्यूट। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जब हमने रॉल्स लॉ किया था तो रॉल्स लॉ में हमने ऑलरेडी प्रूव किया था P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A किसके बराबर होता है, XB के बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, ये होता है किसका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर आएगा, P के बराबर लिख सकते हैं, इक्वल टू PA के बराबर आएगा, क्योंकि PB जो होता है वो क्या है, PB जो है हमने प्रूव किया था, PB इज इक्वल टू क्या होता है, 0। PB जो क्या होता है, 0 होता है। तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन किसके बराबर आता था, PA प्लस PB। अब PB 0 है तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का किसके बराबर आएगा, PA के बराबर आएगा। जो हमने ऑलरेडी वहां पे किया था, वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो P इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू, अब PA आपको पता है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, तो PA किसके बराबर आता था, PA आता था P नॉट A XA के बराबर। तो ये मैंने वहां पे लिखा है। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये टोटल पूरा लिखने के बजाय सीधा जहां से लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू P नॉट A XA। इस इक्वेशन को आप फर्स्ट मान लीजिए। अब हमें पता है फॉर बाइनरी सॉल्यूशन सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस क्या आएगा, 1 आएगा। तो XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। जहां से आप क्या निकाल सकते हो, XA क्या आएगा, XA आएगा 1 माइनस XB। अब इस XA को आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन फर्स्ट से PA किसके बराबर है, P नॉट A 1 माइनस XB, और हमें पता है XA प्लस XB इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1। जहां से XA किसके बराबर आएगा, 1 माइनस XB। तो XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसमें, इक्वेशन जो हमने फर्स्ट की थी, तो ये आ जाएगा आपके पास PA इज इक्वल टू P नॉट A 1 माइनस XB आ जाएगा। तो यहाँ से इसको इधर जहाँ ले आइए, PA डिवाइडेड बाय P नॉट A किसके बराबर आएगा, 1 माइनस XB आ जाएगा। अब इसको इधर ले आइए तो 1 माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A आ जाएगा, और XB को इधर ले जाइए, ये प्लस का हो जाएगा, तो XB आ गया इक्वल टू 1 माइनस PA अपॉन P नॉट A। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, P नॉट A नीचे आ जाएगा, P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A, ये किसका बराबर आएगा, XB। इस क्वेश्चन को आप मान लीजिए क्वेश्चन सेकंड। ये जो ऊपर वाली टर्म है मैंने आपको पहले बताया, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग वेपर प्रेशर। जो पूरी टर्म है P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इक्वेशन सेकंड से हमें क्या पता चल रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यानी कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इक्वेशन सेकंड से ये क्लियर है, इट इज क्लियर दैट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, hence relative lowering in vapor pressure depends upon the number of solute particles and hence it is a colligative property। तो इस इक्वेशन से जो प्रूव हो गया कि जो हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमने करनी है इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप यूज करके क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमने करना है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास।
तो हमारे पास क्वेश्चन सेकंड से क्या आया, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ये हम आगे एप्लीकेशन कर रहे हैं। मैंने आपको बोला किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन क्या है कि आप उसको यूज करके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है उसका आप क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो अभी जो हमने पीछे किया रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, उसमें अगर इक्वेशन सेकंड देखते हो तो क्या आता है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू क्या आता है, एक्स बी। बट एक्स बी होता क्या है, मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट की, तो ये आएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पे आ गया एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हैं जो सॉल्वेंट होगा बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा और सॉल्यूट बहुत कम होगा, तो एन ए प्लस एन बी हम अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकते हैं, एन ए के बराबर ले सकते हैं। तो फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन एन ए इज वेरी मच ग्रेटर देन एन ए प्लस एन बी, देयरफॉर एन ए प्लस एन बी कैन बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन ए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एन बी अपॉन एन ए लिख सकते हैं। अब एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो एन बी किस बराबर होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एन बी, और एन ए किस बराबर होता है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ये जहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी आ जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए आ जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिए तो जो आ गया पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट इक्वल डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। हमें निकालना क्या है, एम बी क्या है, मॉलिक्यूलर मास है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, वही इसकी एप्लीकेशन है कि उसको हमने निकालना है। तो एम बी को आप इस तरफ ले जाइए, तो ये क्या आ जाएगा, पी नॉट इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो जाएगा पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए। पीछे क्या बचा यहाँ पे, डब्ल्यू बी जाके डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए। तो ये इक्वेशन आप थर्ड लिख लीजिए। अब इस इक्वेशन में देखिए, आपको अगर आपको पी नॉट ए पता हो, पी नॉट ए माइनस पी ए ये पता हो, डब्ल्यू बी आपको पता हो, डब्ल्यू ए पता हो, एम ए पता, तो हम निकाल सकते हैं एम बी कितना होगा। अब हम ये कैसे निकालेंगे, लोअरिंग वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे। देखिए आपके पास कोई भी प्योर सॉल्वेंट है, जैसे वाटर है, तो वाटर का आप वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं, तो वो आ जाएगा ये वाला टर्म, पी नॉट ए आ जाएगा। हम ए की जगह वाटर ले रहे हैं। अब सोल्यूशन बनाइए, उसमें आप उसमें सॉल्यूट डाल दीजिए, जैसे आपने उसमें सॉल्ट डाल दिया, सोडियम क्लोराइड डाल दिया, कितना डालना, डब्ल्यू बी ग्राम आपको पता होगा, तो आप उसको मेजर करके डालिए। आपने 10 ग्राम डाला, 2 ग्राम डाला, 3 ग्राम डाला, जी आपको पता है। अब आपने सॉल्वेंट वाटर लिया कितना है, उसमें उसका वेट देख लीजिए, डब्ल्यू ए ग्राम। तो आप मान लीजिए आपने 1000 ग्राम में 10 ग्राम, आपने 1000 ग्राम वाटर था, उसमें आपने 10 ग्राम क्या डाल दिया, सोडियम क्लोराइड डाल दिया। तो डब्ल्यू ए भी पता है, डब्ल्यू बी भी पता है आपको, वाटर का आपको मॉलिक्यूलर मास भी पता है, वो आ गया एम ए 18 ग्राम होता है। तो डब्ल्यू ए आपको मैंने बोला 1000 ग्राम, डब्ल्यू बी आपको बोला मैंने 10 ग्राम। अब पीछे बचा क्या, पी नॉट ए। पी नॉट ए कैसे निकालना है, प्योर वाटर लेना है, उसका वेपर प्रेशर निकाल लेना है, तो ये आ जाएगा। फिर आपने जब सोल्यूशन बना लिया, फिर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालो, तो वो क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए आ जाएगा। जब आप उसमें वाटर का वेपर प्रेशर निकाल दो, तो वो क्या आएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या आएगा, पी ए। तो ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए। इसमें सारी टर्म आपको पता चल जाएंगी। तो पीछे जो रहा क्या आपके पास, एम बी। तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए, by knowing the value of P naught A upon P naught A minus PA, WB, WA and MA, we can calculate the molecular mass of non-volatile solute। तो ये थी इसकी एप्लीकेशन। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो नेक्स्ट हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दूसरी है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों आपको पहले पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। तो सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं, लेमैन की भाषा में कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई लिक्विड क्या करता है, बॉयल करता है, वो उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपने केमिस्ट्री स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर। तो कोई भी लिक्विड बॉयल कब करता है, जब उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, जहाँ एक्सटर्नल प्रेशर होता है उसके बराबर हो। जैसे आप हवा में जो है उसका प्रेशर है, तो अगर आप लिक्विड को किसी ओपन वेसल में बॉयल करते हो, वो कब बॉयल करेगा, जब उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर उसके बराबर हो जाएगा, तब वो बॉयल करेगा। बट अगर आप वेसल के ऊपर ढक्कन लगा देते हो, अब प्रेशर बढ़ गया है, तो अब जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब उस टेम्परेचर को बॉयल नहीं करेगा जहां पहले बॉयल कर रहा था, क्योंकि ढक्कन की वजह से वेट बढ़ा है, प्रेशर बढ़ा है, तो अब जो है लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट रेज हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट सिंपल शब्दों में आपने कहना है कि जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो वो उसका क्या होता है,
बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो the temperature at which a liquid boils or its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure or our external pressure is known as boiling point of that liquid। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट इसमें है, आप जानते हैं कि जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सोल्यूशन का। वेपर प्रेशर कम होने का मतलब है, मान लीजिए आपका जो सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर था 400 mm ऑफ मर्करी, आपको बॉयल करना है तो पानी कब बॉयल करेगा, जब उसका वेपर प्रेशर 760 mm ऑफ मर्करी के बराबर हो जाएगा। 1 एटमॉस्फेयर होता है 760 mm ऑफ मर्करी। तो 400 से आपने कहाँ पहुंचाना है, 760 के ऊपर। तो आपको पानी को गर्म करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है, धीरे 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 बढ़ता जाएगा। तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब वो पहुंच जाएगा 760, उस समय पानी बॉयल करना शुरू हो जाएगा। वो कब आता है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब आपने पानी में डाल दिया नमक, तो सरफेस के ऊपर नमक के मॉलिक्यूल भी आएंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसके वेपर्स तो बनेंगे नहीं, तो नंबर ऑफ वेपर जो होंगे लिक्विड की सरफेस के ऊपर, सोल्यूशन की सरफेस के ऊपर कम हो जाएंगे, तो वेपर प्रेशर लो हो जाएगा। जो हम पहले 400 मान के चल रहे थे वो मे बी अब 200 हो जाएगा। तो अब आपको हीट करना है, फिर कहाँ तक पहुंचाना है, 760 तक। पहले आपको 400 से पहुंचाना था 760, अब आपको कहाँ से पहुंचाना है, 200 से 760। तो आपको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जैसे हीट करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो याद रखिए, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो याद रखिए, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। जितना वेपर प्रेशर हाई होगा, जैसे किसी का 600 है तो वो जल्दी 760 पहुंच जाएगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। और जिसका वेपर प्रेशर लो होगा, मान लीजिए किसी का 300 है तो उसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, बेसिकली वेपर प्रेशर लो हो जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, ये जो इंक्रीज है इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, decreases the vapor pressure, hence the boiling point of solution will be higher than the boiling point of pure solvent। जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सॉल्यूशन का क्या होगा, हाई होगा। दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हम TB से लिखते हैं और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हम लिखते हैं TB नॉट, ऊपर 0 लिखना है, प्योर स्टेट नंबर। तो इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डेल्टा TB से लिखते हैं। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट किस तरह आता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB0। TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और TB0 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो जब पानी पहले बॉयल करा था मैंने कहा 100 डिग्री के ऊपर, अब आपने उसमें डाल दिया नमक, तो अब उसका वॉल्यूम बढ़ गया। मान लीजिए अब वो हो गया 120 डिग्री, तो कितना बढ़ा, 120 से 100 निकाल दीजिए। 100 किसका है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और 100 किसका है, सॉल्वेंट का। तो 120 माइनस 100 आ जाएगा 20 आंसर। तो ये इंक्रीज इतना आया है, तो दैट इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। आगे हम इसको ग्राफिकली शो करेंगे। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो हमारे पास ग्राफ है, इस तरफ हमने वेपर प्रेशर प्लॉट किया हुआ है, इस तरफ हमने टेम्परेचर प्लॉट किया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई टेम्परेचर है, किसी टेम्परेचर पे अगर सॉल्वेंट है हमारा, उसका कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा। मान लीजिए वेपर प्रेशर यहाँ पे है, आप यहाँ से पता कर सकते हो, यहाँ से जा करके इतना वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का। अब आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हम जानते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है। और ये मान लीजिए क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि 1 एटमॉस्फेयर होता है, यानी कि 760 mm ऑफ मर्करी होता है। तो अब आप क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक स्टेज आएगी जब जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ से पता कीजिए टेम्परेचर क्या है। ये टेम्परेचर मान लीजिए TB0 है, तो ये टेम्परेचर क्या बताएगा हमें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसी टेम्परेचर के ऊपर अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन में हमने क्या डाला है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो मान लीजिए वेपर प्रेशर क्या है, यहाँ से पता कर सकते हैं। तो ये C पॉइंट हम जहाँ से शुरू कर रहे हैं,
ये मान लीजिए क्या है, इस टेम्परेचर के ऊपर इसका वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का। अब हमने इसको भी बॉयल करना है, तो क्या करना है, इसको हीट करना है। कब तक हीट करना है, जब तक इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए। तो इसकी हीट करते जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो वेपर प्रेशर इस तरफ बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर इस तरफ बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक स्टेज ऐसी आएगी जब कहाँ पहुंच जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो ये जहां पे जो कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना टेम्परेचर बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, TB माइनस TB0। ये था हमारा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और ये है हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो चेंज कितनी आई, दिस माइनस दिस, ये बचेगा, तो दैट इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो AB कर्व जो है ये बॉइलिंग पॉइंट कर्व है, वेपर प्रेशर कर्व है सॉल्वेंट के लिए, और CD किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद राइज इन टेम्परेचर शोन इन फिगर 2। जैसे फिगर 2 वेयर कर्व AB रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर कर्व ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड कर्व CD रिप्रेजेंट वेपर pressure curve of solution. It is clear from the graph that the vapor pressure of solvent becomes equal to atmospheric pressure at temperature TB0, and hence it is the boiling point of pure solvent. Similarly, vapor pressure of solution becomes equal to atmospheric pressure at temperature TB, which is represents boiling point of solution. So increase in boiling point of solution क्या आएगा, TB minus TB0. Therefore elevation boiling point क्या होता है, इंक्रीज होता है टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट में, तो आ गया एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB0। अब देखिए बच्चे, एक नोट करने वाली बात है, ये गैप जितना ज्यादा होगा, जहां इतना गैप था तो बॉइलिंग पॉइंट का इतना गैप है, अगर ये गैप ज्यादा होगा तो ये गैप भी बढ़ेगा। तो बॉइलिंग एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली किसके ऊपर है कि वेपर प्रेशर का डिफरेंस कितना है किसके बीच में, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में। तो इट इज क्लियर दैट डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ये जितना गैप होगा ज्यादा, अगर मैं जहां पे लेता इसका सॉल्यूशन का तो ग्राफ ऐसे आता, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का गैप भी क्या होता, बढ़ जाता। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो होगी दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू एटमॉस्फेरिक, डायरेक्टली इक्वल टू वेपर प्रेशर। अब हमने पीछे किया था रॉल्स लॉ में कि वेपर प्रेशर जो होता है दैट इज क्या आएगा, डायरेक्टली इक्वल टू क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो हमने वहां पे किया हुआ है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो अगर डेल्टा TB डायरेक्टली इक्वल टू डेल्टा P है, जिसको हम डेल्टा P मान लीजिए, वेपर प्रेशर कर्व का डिफरेंस है, तो डेल्टा TB डायरेक्टली डेल्टा P, और डेल्टा P किसके प्रोपोर्शनल है, XB। इट मीन डेल्टा TB भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू XB होगा, जो आगे जाकर हम प्रूव करेंगे कि जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ग्राफ से ये क्लियर हो गया हमारा, डेल्टा TB जो है दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू डेल्टा P। ये डेल्टा TB जो है ये डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल है, और हम जानते हैं डेल्टा P जो है वो डायरेक्टली पॉइंट किसके, XB। जितना सॉल्यूट ज्यादा डालेंगे उतना वेपर प्रेशर ज्यादा लो हो जाएगा, तो डेल्टा P डायरेक्टली पॉइंट टू XB, ये हमें रॉल्स लॉ से पता चला था। तो फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और सेकंड मान लीजिए, तो डेल्टा TB क्या होगा, ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल, इट मींस ये और ये भी आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा TB विल बी डायरेक्टली इक्वल टू XB। डेल्टा TB आ गया KXB, इस इक्वेशन को मानिए थर्ड, K क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए ये क्या हुई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसकी एप्लीकेशन जानी, हमने निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूजिंग एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने पहले प्रूव कर दिया कि ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हमारे पास डेल्टा TB क्या था, इक्वल टू KXB था। तो अब हमने इसको यूज करते हुए ये बताना है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड डेल्टा TB इज इक्वल टू KXB है। अब XB आप जानते हैं, XB होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो जो आता है NB अपॉन NA प्लस NB। तो डेल्टा TB क्या आ जाएगा यहाँ से, K इंटू NB अपॉन NA प्लस NB। अब अगर सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, जैसे हमने पीछे वाले एग्जांपल में किया, तो Na जो है बहुत ज्यादा होगा NB के मुकाबले में, तो Na प्लस NB अप्रॉक्सीमेटली हम ले सकते हैं Na इन डिनोमिनेटर। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, डेल्टा TB इज इक्वल टू K NB अपॉन Na, जहाँ से डेल्टा TB किस तरह आ जाएगा, K। अब NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आ जाएगा WB अपॉन MB, और ये आएगा W अपॉन A अपॉन MA।
इसको सिंप्लीफाई कीजिए, डेल्टा टी बी आ जाएगा के इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। अब के क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है, और एम ए क्या है, मॉलिक्यूलर मास है सॉल्वेंट का। तो कोई भी सॉल्वेंट होगा उसका मॉलिक्यूलर मास तो फिक्स ही होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो के और एम ए क्या है, कांस्टेंट है, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, कांस्टेंट। इसको हम लिखते हैं के बी, जो कांस्टेंट इसको हम बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, जहाँ इलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो के बी क्या है, कांस्टेंट है। और डेल्टा टी बी क्या आ जाएगा यहाँ से, के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1/WA। अब बच्चे यहाँ पे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को हम एन बी भी रख सकते थे, जरूरत नहीं थी एन बी को चेंज करने की। तो फिर आप लिख लीजिए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज इक्वल टू एन बी। तो के बी आ जाएगा एन बी अपॉन डब्ल्यू। अब एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में हो, किलोग्राम में हो, तो नंबर ऑफ मोल्स पर केजी वाला सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। तो यहाँ से एन बी अपॉन डब्ल्यू क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, जो आ जाएगा हमारा मोलैलिटी। अब यहाँ से डेल्टा टी बी क्या आ जाएगा, के बी इंटू एम, एम आ गया इसकी जगह। अब यहाँ से के बी मैंने आपको पहले बता दिया कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, जहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, विलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर हम इस इक्वेशन में m1 रखते हैं, तो m1 है तो डेल्टा टी बी किस बराबर आ जाएगा, के बी आ जाएगा, जाने की के बी जो है वो डेल्टा टी बी के बराबर आएगा। m1 कहने का मतलब कि सोल्यूशन की जो मोलैलिटी है वो 1 है, मतलब हमने 1 मोल जो है 1 केजी में डाला हुआ है। तो मोलर एलिवेशन की जहां से कांस्टेंट की डेफिनेशन बन जाएगी, के बी किस बराबर आ रहा है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का, जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी है, 1 है। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जहां विलियोस्कोपिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग यूनिट मोलैलिटी। इट इज एक्सप्रेस, अब इसका यूनिट क्या है वो भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ से केबी का यूनिट क्या है, केबी को यहाँ रखो तो जाएगा डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय एम। डेल्टा टीबी टेम्परेचर है, एम क्या है, मोल्स पर केजी। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा केल्विन केजी पर मोल आ जाएंगे। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होते हैं, केल्विन केजी पर मोल होता है। अब फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ जो है, हमने इक्वेशन फोर्थ लिखी है, वो क्या है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम। अब m का फार्मूला दोबारा लगा दीजिए, पहले मैंने वहां लिखा था एन बी अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू एम। अगर ये डब्ल्यू ग्राम में होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1000 में, तो आप m की जगह क्या लिखते हैं, एन बी अपॉन डब्ल्यू इंटू 1000। तो डेल्टा टीबी क्या आएगा, के बी इंटू एन बी अपॉन डब्ल्यू इंटू 1000 आ जाएगा। अब एन बी का फार्मूला दोबारा लगा दीजिए, एन बी किस बराबर है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो ये बन जाएगा आपके पास इक्वेशन। आपको निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो एम बी को इस तरफ ले आइए, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। अब ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम निकालेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चे, डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है। तो ये हमें पता होगा हमने सॉल्यूट कितना डाला हुआ है, साल्ट कितना डाला है पानी में। डब्ल्यू ए क्या है, पानी है, जहाँ कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, उसका हम कितना मास लिया ये हमें पता होगा। के बी जो है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, ये भी हम निकालेंगे। जब हम मोलैलिटी 1 रखेंगे तो उस समय कितना एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में आता है, तो ये निकल जाएगा। डेल्टा टी बी हमें एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा कि कितना टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, प्योर सॉल्वेंट का कितना, सोल्यूशन कितना, डेल्टा टी बी वहां से निकल जाएगा। तो इन सब की वैल्यू पुट करके आप क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, इस इक्वेशन को यूज करते हुए। कौन सी इक्वेशन को यूज करते हुए, फिफ्थ इक्वेशन को। तो ये था आज का हमारा जो हमने टॉपिक था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने आज कर ली है। एक तो किया हमने रिलेटिव लोडिंग एंड वेपर प्रेशर, और दूसरा हमने किया एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। कल हम करेंगे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, और दूसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसी के साथ आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आ जाता है, सीधा सीधा 5 नंबर का। व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उनके नाम लिखने हैं, फिर उनमें से आपको कोई 1-2 डिस्कस करने के लिए पूछ सकते हैं कि उनकी एप्लीकेशन बताइए। तो पूरा 5 नंबर क्वेश्चन जहाँ से बनता है, इसको अच्छे से तैयार कीजिए, वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है, समझ आता है अच्छे से, तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे।